25 जून 1975, 51 साल बीत गए। किसी के लिए ये नंबर है, किसी के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और किसी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि 51 साल बीत गए। आज 25 जून 2026 को इस बुक का रिलीज प्रोग्राम है कि डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इमरजेंसी 1975 टू 1977। इस दिन का और इमरजेंसी के कालखंड का 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, 21 महीनों का में इसमें हुआ क्या, देश में इसका आकलन तो होना चाहिए, कोई एनालिसिस होना चाहिए, कोई समझ होनी चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए। और उस आकलन को काम करने का ये किताब एक अटेम्प्ट लेती है। इसके लिए मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत रेलेवेंट टॉपिक चुना। इसका उनका अभिनंदन इसके लिए, क्योंकि 51 साल के बाद आकलन तो होना चाहिए, क्योंकि सारी पीढ़ी बदल गई। बहुत कम लोग रह गए कोश्यारी जी जैसे, जो मीसा में रहे 19 महीने। अब देश में धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। तो ये एनालिसिस का काम किया। जब प्रोफेसर सुधीर सिंह मेरे पास आए तो मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए हाँ ही केवल इसलिए करी कि इमरजेंसी पे किताब है और इमरजेंसी में हुआ क्या ये देश के बच्चों को जानने का हक है, उसको समझने का भी हक है। आप में से कुछ लोगों ने इमरजेंसी देखी होगी, कुछ ने पढ़ी होगी, कुछ ने उस पर काम भी किया होगा। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप में से बहुत सारे कुछ लोगों ने काम भी किया होगा इमरजेंसी के ऊपर, अच्छे पक्ष को, बुरे पक्ष को। पर बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने इसको भुगता भी होगा। कुछ कम भुगता होगा, कुछ ज्यादा भुगता होगा। उस समय दो वर्ड्स बड़े प्रचलित थे, एक मीसा और दूसरा DIR। और लालू प्रसाद यादव जो अब उनका वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अपनी बेटी का नाम ही उन्होंने मीसा रखा। मीसा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और DIR था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये दोनों जो कानून थे ना, ये वॉर टाइम के लिए बने कानून थे, ये पीस टाइम के कानून नहीं थे। और DIR तो देश में कई बार लगा, कई बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स ने लगाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा, बहुत बार ये लगा कानून। पर 1975 में इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और इन दोनों कानूनों का मिसयूज हुआ। किसी राज्य ने कम किया और किसी राज्य ने ज्यादा किया। तो ये ब्लैक पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और उस समय स्लोगन क्या था? When we say these 2 years 21 months were the black period of Indian democracy, स्लोगन क्या था? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के छोटे वर्कर ने नहीं दिया था, ये कोई छोटे कार्यकर्ता का भी स्लोगन नहीं था। ये उस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ जी ने कहा था 1976 में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया और मीसा के तहत 30,000 लोग जेल में गए। फर्स्ट में 30,000 गए और दूसरे में 70,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि कोश्यारी जी ने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, जो उस 30,000 में से एक हैं। बच्चे थे उस समय जब ये अरेस्ट हुए, 19 महीने रहे। पर सवाल उठता है, 1 लाख लोग थे कौन जिनको जेल में भेज दिया गया? ये तो मेरे बच्चों को जानने का अधिकार है, ये लोग थे कौन? ये लोग थे, ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, ये जर्नलिस्ट थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, डाइसेंटर्स थे, इनोसेंट सिटीजन्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। दिल्ली विश्वविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालयों के बहुत सारे प्राध्यापकों और स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, घर से अरेस्ट किया गया,
केस बनाया कि बिजली के खंभे काट रहे थे। घर से अरेस्ट किया गया, केस बनाया गया कि टेलीफोन की लाइंस काट रहे थे। घर से अरेस्ट किया, केस बनाया कि रेलवे ट्रैक जो है उसको तोड़ने का इनका प्लान था, रेलगाड़ी को उड़ाने का प्लान था। और जिस समय घर से अरेस्ट किए गए, केवल अरेस्ट ही नहीं किए गए, घर के सारे सामान को तोड़ा गया। घर में जितने लोग थे उनको सताया गया, लंबे समय तक सताया गया। ये जिनको अरेस्ट किया उनका तो यातनाओं का लंबा संघर्ष था ही, पर जो जेल में थे उनका और जेल से बाहर जो उनके लोग थे उन सबका भी एक बहुत बड़ा यातनाओं का संघर्ष का काल था वो भारत का। जब जब इंडियन डेमोक्रेसी की बात होगी तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि उन 2 सालों में हुआ क्या था। अपने नागरिकों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया देश के अंदर। आज जो डेमोक्रेसी की देश में बात करते हैं 2026 में, भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि उनको कितना अधिकार है इस पे बात करने का, डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के ऊपर। प्रोफेसर सुधीर ने ठीक बताया कि इमरजेंसी लगी आर्टिकल 352 को यूज करके या उसको मिसयूज करके। तो सवाल उठता है आर्टिकल 352 है क्या? आर्टिकल 352 पैरा 1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड बाय प्रेसिडेंट एंड डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। लेकिन जब इसको बनाया जा रहा था, देन दे मेड सम प्रोविजंस। द फर्स्ट वाज कि इट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ इन तीनों में से। ये आर्टिकल 352 को लगा दिया गया। तो आर्टिकल 352, 353, 354, 355 सबका मिसयूज किया गया। पर एक प्रश्न आता है और जिस पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत बात भी करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स को रखने की जरूरत क्या थी? भारत तो आजाद हो गया था। आजाद भारत में संविधान बनाते हुए 352, 345 और 356 की जरूरत क्या थी? इसके बिना भी तो काम चल सकता था। कुछ सोचकर ही तो बनाया होगा, कुछ सोचकर ही तो इन आर्टिकल्स का प्रोविजन उस समय किया गया होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भारत के इतिहास को जानते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जानते थे कि 800 साल ये देश गुलाम रहा है, इसको 5-5 हजार की फौज ने हराया इस देश को। हर 20 साल में एक बड़ा आक्रमण हुआ और 200 साल नहीं हुआ, सैकड़ों साल इस देश ने आक्रमण भुगते हैं। लेकिन ये जब जब हुआ जब भारत में कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। आक्रमण हुआ जिस राजा पर हुआ उसने उसका प्रतिकार किया, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिकार किया, दूसरों ने नहीं किया, देखते रह गए उसको। अगर भारत एक होकर लड़ता तो किसमें हिम्मत थी कि इन 800 साल तक इस देश को गुलाम रखा जा सकता था? अरे ब्रिटिशर्स कभी इस देश में 1 लाख से ऊपर ब्रिटिशर्स नहीं थे। किसी भी टाइम 1 लाख से ऊपर ब्रिटिशर्स नहीं थे। हमारे लोग थे, हमारी फौज थी। किस तरीके से एक प्रॉस्परस कंट्री की वेल्थ को लेकर जाया गया। अगर एक टेंडर किसी चीज का यूरोप में होता था और एक भारत में होता था, ब्रिटिश इंडिया में होता था, अंतर देखो उनमें कितना पैसे का अंतर होता था। किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली, सिस्टमेटिकली वेल्थ को बाहर लेके जाया गया, क्योंकि सेंटर कमजोर था देश का। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले एक मजबूत सेंटर की व्यवस्था करना चाहते थे। They took lessons from Indian history, and lesson was that center must be strong if India wishes to sustain its unity and integrity. उनको बहुत चिंता थी कि आजादी तो आ जाएगी, इसको कैसे संभाल के रखा जाएगा। आपको याद है चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, these Indians do not know even D of democracy. If we give them democracy, there will be bloodshed and chaos in India. Who will be responsible? Mr. Italy, you will be responsible. Italy was the prime minister at that time. ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा क्रेडिबिलिटी 0 पे जा रही थी,
उनको था किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस रखो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर आधारित बने। इसीलिए शायद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, जब बात हुई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की, सो आवर एल्डर्स मेड एडिक्वेट प्रोविजंस रिगार्डिंग इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कहीं भारत की सरकार कमजोर ना हो जाए, कैसा भी समय आए, बाहर से अंदर से भारत की सरकार कमजोर ना हो जाए, भारत की कैबिनेट कमजोर ना हो जाए, भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कमजोर ना हो जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। ये अपने लोगों पर अत्याचार करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। These provisions were made to ensure a strong center in India। और आज मैं 80 साल के करीब की आजादी होने को आई, ये प्रोविजन है तो भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। आज हमको ये चिंता नहीं है कि कोई आक्रमण कर देगा, पूरा देश उठ खड़ा होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों का आभार हमको व्यक्त करना चाहिए। I would like to quote Dr. Ambedkar. He said, "My mind is so full of the future of our country that I feel ought to take this occasion to give expression to some of my reflections thereon." On January 26, 1950, India will be an independent country. What would happen to her independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes in my mind. It is not that India was never an independent country. India was independent and prosperous country. The point is that she lost the independence she had. Will she lose it a second time? This is a question. It is this thought which makes me most anxious for the future of India. Ambedkar said. आप चिंता देखिए बनाने वालों की क्या थी, इसलिए ये 352, 353, 354, 356 कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए थे। अपने लोगों पर अत्याचार करने के लिए नहीं रखे गए थे, एक अच्छी सोच और राष्ट्र की अखंडता के लिए प्रोविजन किए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रोविजन नहीं किए गए थे। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री देश में आएगा जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन प्रोविजंस का दुरुपयोग करेगा, जो देश में हुआ। इसके अलावा देखो एक और बात क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, उसके प्रीएम्बल को अमेंड कर दिया जब सारी अपोजिशन जेल के अंदर थी। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जब अपोजिशन जेल में है ही नहीं देश के अंदर, आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कहां की डेमोक्रेसी है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं ये? पर हमारे देश में ऐसा हुआ। सो Professor Sudhir has rightly quoted about Justice Hansraj Khanna, who is the alumnus of University of Delhi, and we are proud of Justice H.R. Khanna. He graduated from University of Delhi. He gave dissenting opinion in the ADM Jabalpur case during the emergency, affirming that right to life and liberty, that is Article 21. Issue क्या था इस केस का कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्वेश्चन वाज ओनली दिस, ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन आर्टिकल 21 बी सस्पेंडेड? अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट passed this with one dissenting note, that was of Justice H.R. Khanna. That's why Justice H.R. Khanna is still remembered after so many years with admiration. He is an example of constitutional courage. The emergency was the darkest hour of Constitution when constitutional rights were suspended. Dr. Ambedkar had remarked that although the judiciary serves as the guardian of Constitution, ultimate custodian of democracy is the people themselves. It is our country. It is our responsibility to protect our Constitution and constitutional values. Most important responsibility is the responsibility of people of our country. And second is the judiciary. India is the largest democracy and also the mother of democracy.
Releasing this book means reopening a national memory. We are revisiting a wound. We are asking ourselves a difficult but necessary question. What happens to a democracy when power loses its moral restraint? If a nation forgets its constitutional wounds, it risks repeating them. If universities stop discussing such movements, public memory becomes shallow and democracy becomes vulnerable. On this day, that is June 25th, let us say with conviction, we will remember, we will study, we will teach, we will question, we will not forget. We will protect the dignity of every citizen, and we will strive to ensure that never again does India's democracy pass through such darkness. ऐसा दोबारा ना हो जाए, ये हमारे देश के सभी सिटीजन्स की, बच्चों की जिम्मेदारी है कि ऐसा दोबारा ना हो। एक किताब है, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, पर नहीं पढ़ी तो मैं आज कहता हूं कि जरूर पढ़िएगा। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, द ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ एन Auschwitz survivor, written by एडी जाकू। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री है। एडी जाकू जीव थे, छोटे बचपन में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गए, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गए, जो एट्रोसिटीज हो सकती थी सब हुई उनके साथ। नाजी टुक ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम हिम। आप सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कितने अत्याचार किए उनके साथ में। तो उसने एक बुक लिखी उन्होंने, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। वहां से छूटने के बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो कुछ लोग बच गए। ही लॉस्ट पेरेंट्स, ही लॉस्ट फ्रेंड्स, ही लॉस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब कुछ खत्म हो गया। तो उसने कहा कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि ज्यूज, मैं तुमको भूलने नहीं दूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम भूलना भी चाहोगे तो तुम्हारी जनरेशंस को मैं भूलने नहीं दूंगा। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे, न जाने कितने सेमिनार्स उन्होंने अपनी जिंदगी में किए, वर्कशॉप की, कॉन्फ्रेंसेस की, आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी कि मैं तुमको ये भूलने नहीं दूंगा। अगर तुम भूल जाओगे तो अगली बार फिर तुम्हारे साथ ये होगा। ये हमारे सिंधी बैठे हैं, इनको मैं कई बार कहता हूं कि अगर उस समय बॉम्बे स्टेट का विभाजन टाला जाता तो शायद सिंध के पास जमीन होती आज, कि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा ये। और मैं समझता हूं कि भारत के लोगों को भी पढ़नी चाहिए वो किताब, भारत के बच्चों को पढ़नी चाहिए। इसीलिए 25 जून याद रखना चाहिए, ये भूलने का दिन नहीं है, उन एट्रोसिटीज को भूलने का भी दिन नहीं है ये। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। तो 25 जून याद रखना है, जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए, इनोसेंट सिटीजन की डिग्निटी के लिए, ये भारत के लिए ज़रूरी है। और जब भारत 1 ट्रिलियन, आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है और हम मान रहे हैं कि 20-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो जैसे जैसे भारत बड़ा बनेगा, जैसे जैसे भारत ताकतवर बनेगा, उसके खतरे बहुत बढ़ेंगे। वो डेमोक्रेसी पे ही नहीं आएंगे, वो खतरे हमारे सिक्योरिटी पे भी आएंगे, न जाने किस किस पे आएंगे। इस कारण से ना इमरजेंसी को भूलना है, ना देश के खतरों को भूलना है कि आज जो पीढ़ी आप बच्चे बैठे हैं, आप ही आज से 25 साल बाद 47 में पॉलिसी पे होंगे। आज जो चैलेंजेस हैं कल नहीं होंगे, आज जो चैलेंजेस हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन और ज़्यादा बड़े चैलेंजेस आपके सामने होंगे जो हमारी जनरेशन के पास नहीं थे। इसलिए याद रखना कि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। इसी कारण से ऐसे मन तैयार हों जो देश की चिंता करें, ये काम है। और प्रोफेसर सुधीर ने अच्छा अटेम्प्ट लिया कि इमरजेंसी के पे बुक लिखी, आप सब उसको पढ़ें। हो सकता है कि आपको भी समझ में आए कि डेमोक्रेसी की बात करना एक बात है, डेमोक्रेसी के लिए करना दूसरी बात है, और डेमोक्रेसी के लिए जीना तीसरी बात है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने टाइम इस कार्यक्रम को किया और मुझे अवसर दिया कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।